अरावली कोई अचानक चर्चा में आई पहाड़ी नहीं है, ना ये किसी अदालत के आदेश से पैदा हुई भूआकृति है। अरावली उस धरती की स्मृति है जो इंसान के आने से बहुत पहले मौजूद थी और अगर हालात नहीं बदले तो शायद इंसान के बाद भी रहेगी। ये सिर्फ पत्थरों की कतार नहीं बल्कि समय की सबसे पुरानी किताबों में दर्ज एक जीवित अध्याय है। लेकिन आज ये अध्याय मिटाए जाने के डर से कांप रहा है। अदालत की भाषा, सरकारी फाइलों और विकास के दावों के बीच अरावली अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। और इस बार सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि सत्ता, लाभ और भविष्य की दिशा का है। अरावली पर्वत श्रृंखला को दुनिया की सबसे प्राचीन भूगर्भीय संरचनाओं में गिना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी उम्र लगभग 150 करोड़ से 300 करोड़ वर्ष के बीच है, जब हिमालय अस्तित्व में भी नहीं था, जब गंगा यमुना का मैदान समुद्र की गोद में था, तब अरावली खड़ी थी। यह राजस्थान के माउंट आबू से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली, गुजरात तक फैली हुई है। कभी ये ऊंची, मजबूत और निरंतर थी, लेकिन लाखों वर्षों के क्षरण ने इसे अपेक्षाकृत नीचा और टूटा हुआ बना दिया। यही टूटन आज इसके अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल बन गई है। अरावली का महत्व उसकी ऊंचाई में नहीं है बल्कि उसके काम में है। ये उत्तर पश्चिम भारत को रेगिस्तान बनने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। थार मरुस्थल की रेत को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैलने से यही श्रृंखला रोकती है। ये मानसून की बारिश को थाम कर जमीन के भीतर भेजती है, जिससे भूजल रिचार्ज होता है। दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर, जयपुर जैसे शहरों की जमीन के नीचे जो पानी बचा है उसका बड़ा हिस्सा अरावली की वजह से ही है। और ये जंगलों और वन्य जीवों के लिए गलियारा है। हवा को साफ करती है, तापमान को संतुलित रखती है और लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। लेकिन आज इस पूरी प्रणाली को एक तकनीकी परिभाषा में समेट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई नई परिभाषा के अनुसार अरावली वही भूभाग है जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा हो। इसके अलावा दो या उसके अधिक ऐसी पहाड़ियां अगर 500 मीटर के दायरे में हों तभी उन्हें एक श्रृंखला माना जाएगा। पहली नजर में ये एक प्रशासनिक और वैज्ञानिक स्पष्टता लग सकती है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब कुछ और ही निकलता है। अरावली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जगह जगह टूटी हुई है। कहीं ये ऊंची पहाड़ी के रूप में दिखती है तो कहीं ये हल्की सी उभरी हुई चट्टान, झाड़ियों से ढकी हुई ढलान या पथरीली जमीन के रूप में मौजूद है। यही छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बड़ी पर्यावरणीय तंत्र का निर्माण करती है। नई परिभाषा इन छोटे हिस्सों को अरावली मानने से बाहर कर देती है और यहीं से डर पैदा होता है, क्योंकि जो कानून से बाहर हुआ वो संरक्षण से भी बाहर हो जाता है। पर्यावरणविदों का कहना है कि प्रकृति को मीटर और नक्शों से नहीं समझा जा सकता। कोई पहाड़ी 30 या 40 मीटर ऊंची हो सकती है, पानी रोक सकती है, मिट्टी को पकड़ सकती है और जंगल को जिंदा रख सकती है। लेकिन नई परिभाषा के बाद ऐसी जमीन अरावली नहीं मानी जाएगी। इसका सीधा मतलब है वहां खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के रास्ते खुल सकते हैं। यही वजह है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर, उदयपुर और दिल्ली के सटे इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ये प्रदर्शन अचानक नहीं थे, ये उस लंबे अनुभव के नतीजे थे जिसमें लोगों ने देखा है कि कैसे अरावली को धीरे धीरे काटा गया, खोदा गया, निगल लिया गया। गुरुग्राम की ऊंची इमारतों के पीछे जो खाली सपाट जमीन दिखती है वो कभी अरावली की पहाड़ियां थी। फरीदाबाद और नूह में अवैध खनन ने पहले ही कई हिस्सों को खोखला कर दिया है। स्थानीय लोग जानते हैं कि पहाड़ी के हटते ही सबसे पहले पानी गायब होता है, कुएं सूखते हैं, तालाब मिट जाते हैं और खेती असंभव हो जाती है। इसके बाद गर्मी बढ़ती है, धूल उड़ती है और जीवन मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब अदालत की नई परिभाषा सामने आई तो लोगों को लगा कि उस प्रक्रिया को कानूनी रूप देने की तैयारी हो रही है जो अब तक
चोरी छिपे चल रही थी। पर्यावरण कार्यकर्ता ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ों और पर्वतीय प्रणालियों की पहचान उनके पारिस्थितिकीय कार्यों से होती है, ना कि केवल ऊंचाई से। यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा उनके जलवायु, जैव विविधता और जल संरक्षण में योगदान के आधार पर की जाती है। फिर भारत में अरावली के साथ अलग मापदंड क्यों है? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली की रक्षा को दिल्ली के अस्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली की हवा और पानी दोनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। राजस्थान कांग्रेस के नेता टीकाराम ने भी कहा है कि अरावली को राज्य की जीवन रेखा बताया और चेतावनी दी है कि इसके बिना पूरा क्षेत्र रेगिस्तान में बदल सकता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि नई परिभाषा विकास के नाम पर निजी लाभ के रास्ते खोलती है। उनका कहना है कि रियल एस्टेट, खनन और औद्योगिक हितों को इसका सीधा फायदा होगा। बड़े बिल्डर, खनन कंपनियां और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लंबे समय से अरावली को कानूनी बाधा मानती रही हैं और अब यह बाधा परिभाषा बदलकर हटाई जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मैं नहीं लगा रहा हूं। सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि नई परिभाषा का मकसद सुरक्षा कम करना नहीं, बल्कि नियमों में स्पष्टता और एक रूपता लाना है। उनका तर्क है कि अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग व्याख्याएं थी, जिसमें नीतिगत भ्रम पैदा होता है। सरकार यह भी कहती है कि यह मान लेना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हर जमीन पर खनन की अनुमति मिल जाएगी। सरकार का दावा है कि अरावली क्षेत्रों में नए खनन पट्टे नहीं दिए जाएंगे और पुराने पट्टे भी तभी चलेंगे जब वे टिकाऊ खनन के नियमों का पालन करेंगे। संरक्षित जंगलों, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों और आर्द्रभूमियों में खनन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली श्रृंखला का केवल लगभग 2% हिस्सा ही संभावित रूप से खनन योग्य हो सकता है, वो भी विस्तृत अध्ययन और आधिकारिक मंजूरी के बाद। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा अविश्वास जन्म लेता है। भारत का अनुभव बताता है कि कानून में दी गई छूट अक्सर नियम बन जाती है। संभावित धीरे धीरे स्वीकृत और फिर अस्थायी हो जाता है। अवैध खनन के मामले में पहले भी नियम थे, अदालत के आदेश थे, लेकिन जमीन पर पहाड़ फिर भी कटते रहे। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि इस बार भरोसा क्यों किया जाए। अरावली को लेकर यह बहस दरअसल दो सोचों की टकराहट है। एक सोच कहती है कि विकास के लिए जमीन चाहिए, संसाधन चाहिए और नियमों में लचीलापन चाहिए। दूसरी सोच कहती है कि अगर प्राकृतिक आधार ही खत्म हो गया तो विकास किस पर टिकेगा। पानी के बिना शहर, जंगल के बिना हवा और मिट्टी के बिना खेती, ये कैसा विकास है। भविष्य का डर सिर्फ कल्पना नहीं है, वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अरावली और कमजोर हुई तो उत्तर भारत में तापमान और बढ़ेगा, भूजल स्तर और नीचे जाएगा और रेगिस्तान का विस्तार तेज होगा। दिल्ली एनसीआर पहले ही जल संकट और प्रदूषण की मार झेल रहा है, जग जाहिर है, सभी जानते हैं। अरावली का क्षरण इस संकट को कई गुना बढ़ा सकता है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि यह लड़ाई सिर्फ पहाड़ियों की नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की है। वे अदालत की नई परिभाषा को चुनौती देने के कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं। उनकी मांग है कि अरावली को वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और भूगर्भीय मानकों के आधार पर परिभाषित किया जाए, ना कि सिर्फ ऊंचाई के आधार पर। अरावली आज चुप है, वो ना अदालत में अपनी बात रख सकती है, ना सड़कों पर उतर सकती है। उसकी तरफ से इंसान बोल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आवाज सत्ता के शोर में सुनी जाएगी या फिर आने वाले वर्षों में जब जमीन सूख जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा और गर्मी असहनीय हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि काश हमने अरावली को सिर्फ पहाड़ी नहीं
भविष्य समझा होता। अभी भी समय है, अरावली को बचाने की कोशिश हर मानव को करनी चाहिए। अरावली किसी एक व्यक्ति व्यवस्था की संपदा नहीं है, वो हमारे जनजीवन की सांसें हैं। उसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। आइए हम सब मिलकर आवाज उठाएं और अरावली को बचाएं। अरावली को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, जिसे हम अपनी अगली स्टोरी में आपकी आवाज को मौन जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।